हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूं विकास। फास्ट लर्न में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, केवीएस एनवीएस एनसीईआरटी हिंदी पाठ्य पुस्तक से जो सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं उस श्रृंखला में हम कक्षा 1, 2, 3 और 4 तीनों कक्षा को हम पूरी तरह से समाप्त कर चुके हैं। तो आज की जो कक्षा है इसमें हम कक्षा 4 के बारे में पढ़ेंगे। तो कक्षा 4 जो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक है ये है वीड़ा। जो वीड़ा पुस्तक है वो एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक हिंदी है और ये कक्षा 4 की पुस्तक है। आगे हम पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो केवीएस एनवीएस में बन सकते हैं। जो कक्षा 1, 2, 3 हम पढ़े हैं ये हमारे प्लेलिस्ट में है, आप उसको जाकर हमारे चैनल से जुड़कर उससे पढ़ सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है, कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में संकलित प्रार्थना, यानी सबसे पहले जो प्रार्थना है ऐसा वर दो, प्रार्थना का नाम है ऐसा वर दो के रचयिता कौन है, यानी प्रार्थना जो ऐसा वर दो के रचनाकार कौन है। महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, केदारनाथ मिश्र, मैथिली शरण गुप्त। तो इसके जो रचनाकार हैं वह है त्रिलोक सिंह ठकुरेला। यानी कि यहाँ पर जो विकल्प है ये सारे ही गलत हो गए हमारे, ये विकल्प सारे ही गलत हो गए। उत्तर हमारा है त्रिलोक सिंह ठकुरेला, यानी कि यहाँ पे टाइपिंग एरर हो गई है दोस्तों। तो हमें इससे नहीं ध्यान देना है, हमें बस ध्यान देना है कि इसके जो रचनाकार हैं वो है त्रिलोक सिंह ठकुरेला। तो उत्तर हमारा हो जाएगा त्रिलोक सिंह ठकुरेला। आगे प्रश्न है हमारा, कक्षा 3 में कविता चिड़िया का गीत के कवि, यानी जो कविता है चिड़िया का गीत जो कविता है इसके कवि यानी इसके रचनाकार कौन है। नागार्जुन, निरंकार देव सेवक, प्रेमचंद, सुमित्रा नंदन पंत। तो इसके जो रचनाकार हैं वह है निरंकार देव सेवक, और ये जो कविता है वह है चिड़िया का गीत जो कविता है इसके जो रचनाकार हैं निरंकार देव सेवक। तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा निरंकार देव सेवक। आगे प्रश्न पर चलते हैं। नीम कविता, ये कक्षा 4 हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों। वीड़ा जो पाठ्य पुस्तक एनसीईआरटी की है इसमें कविता शामिल है, कौन है, नीम। इसका जो रचनाकार है यानी इस नीम कविता के जो रचनाकार है उनके बारे में हमें बताना है। तो कौन है यहाँ पे, हरिशंकर परसाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरीश निगम, हरिऔध। तो यहाँ पर जो इसके रचनाकार है वो है हरीश निगम। दोस्तों इसके उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर हरीश निगम ने ही नीम कविता की रचना की है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं। ये है जयपुर से पत्र, यानी जो पाठ है इसका नाम है जयपुर से पत्र में वेधशाला जंतर मंतर का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया है, यानी कौन राजा है जिन्होंने जंतर मंतर का निर्माण किया है। ये तो हमारे इतिहास से संबंधित भी हो जाएगा, तो हिंदी और इतिहास ये दोनों कंबाइंड उत्तर हो जाएंगे इसके। तो यहाँ पर मान सिंह, सवाई जय सिंह, सवाई मान सिंह और शिव सिंह। तो हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि इस वेधशाला का निर्माण राजा सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सवाई जय सिंह। ठीक है, तो जो जयपुर में वेधशाला जंतर मंतर है इसका जो निर्माण किया गया है वो सवाई जय सिंह के द्वारा किया गया है। आगे प्रश्न है हमारा, जयपुर से पत्र ही पाठ है यहाँ पर। इसमें लिखा है कि राम निवास बाग स्थित है। सीधे प्रश्न आ जाएगा कि जो राम निवास बाग है वो किस राज्य में या फिर किस शहर में, दोनों ऐसे इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। तो उत्तर है हमारा यहाँ पर क्या है, कोटा, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर। तो जो राम निवास बाग है हम लोग पढ़ेंगे कि जयपुर की सैर के लिए निकले, सबसे पहले हमने हवा महल देखा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो हवा महल है ये जयपुर में, इसलिए हमने इस प्रश्न को नहीं लिया है ताकि हम लोग ये सबको जानते हैं। हवा महल के पास ही जंतर मंतर है, यानी जंतर मंतर भी जयपुर में स्थित है। इस वेधशाला का निर्माण सवाई जयसिंह ने किया है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। हमने घूम कर जंतर मंतर देखा। इसके बाद हम राम निवास बाग गए, यानी कि राम निवास बाग भी यहीं पर स्थित है। तो राम निवास बाग भी कहाँ हुआ, जयपुर में ही हुआ। तो प्रश्न हमारा है कि राम निवास बाग कहाँ स्थित है, तो राम निवास बाग भी जो है वो जयपुर में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे है हमारा प्रश्न, इसी पाठ से है, आमेर का दुर्ग जयपुर से कितनी दूरी पर है। जो आमेर का दुर्ग तो जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर आमेर का दुर्ग है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 14 किलोमीटर। सीधे प्रश्न क्या है कि जयपुर यानी जो आमेर का दुर्ग है वो जयपुर से
दूर लगभग डैश है, यानी उसकी जो दूरी कितनी है, तो वो जो जयपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर आमेर का दुर्ग स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 14 किलोमीटर। आगे प्रश्न है इसी पाठ से, जयपुर से पत्र पाठ का नाम है। इसमें शीश महल की चर्चा की गई है, यानी जो जयपुर से पत्र पाठ है, इसमें शीश महल की चर्चा की गई है। तो ये जो शीश महल है वो कहाँ पर स्थित है, हमें बताना है कि शीश महल कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर हो गया कि यह बहुत पुराना और बड़ा है, आमेर में शीश महल देखने योग्य है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि जो आमेर में शीश महल देखने योग्य है, तो यानी कि शीश महल कहाँ पर स्थित है, आमेर में स्थित है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि जो शीश महल है वो राजस्थान के किस शहर में स्थित है, तो उत्तर हमारा हो जाएगा आमेर। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ये सारे पूछे जा सकते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, शीला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। शीला देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो दोस्तों देखिए, शीश महल के पास ही शीला देवी का मंदिर है। तभी हम लोगों ने पढ़ा है कि जो शीश महल है कहाँ है, आमेर में है। तो यहाँ पर लिखा है कि शीश महल के पास ही शीला देवी का मंदिर है, तो इसका मतलब जो शीला देवी का मंदिर है वो भी आमेर में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो शीला देवी का मंदिर क्या हो जाएगा, शीला देवी का मंदिर और जो आमेर शीश महल है ये दोनों आमेर में ही स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, दाल बाटी चूरमा किस राज्य का प्रसिद्ध व्यंजन है। दाल बाटी चूरमा कहाँ का प्रसिद्ध व्यंजन है, तो हम लोग देखेंगे इसमें कहाँ, बिहार का, राजस्थान का, हिमाचल प्रदेश का या फिर गुजरात का। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजस्थान का विशेष व्यंजन, राजस्थान का जो विशेष व्यंजन है वो है दाल बाटी चूरमा। तो हमें पता चला कि जो दाल बाटी चूरमा है वो कहाँ का, यानी किस राज्य का विशेष व्यंजन है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा राजस्थान। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, जयपुर से पत्र पाठ में झीलों का नगर किसे कहा गया है। झीलों का नगर किसे कहा गया है, जयपुर, कोटा, उदयपुर और गंगापुर। तो इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है कि दोपहर पश्चात हम झीलों के नगर उदयपुर, यानी यहाँ पर झीलों का नगर कौन है, उदयपुर है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा उदयपुर। ठीक है, तो झीलों का नगर किसे कहा गया है, झीलों का नगर कहा गया है उदयपुर को। दोस्तों उत्तर हमारा उदयपुर हो जाएगा। और यहाँ पर एक प्रश्न, हम इसको प्रश्न में नहीं लिए हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आ जाएगा कि जयपुत्र पाठ, जो जयपुत्र पाठ है, सॉरी दोस्तों, जयपुर से पत्र जो पाठ है, इसमें पत्र किसके द्वारा लिखा गया है, यानी पत्र लिखने वाला जो बालक कौन है या लड़का कौन है, तो वो है कौन, अमर। ठीक है, तो जयपुर से पत्र पाठ जो पत्र लिखा है वो किसने लिखा है, अमर ने लिखा है, और झीलों का नगर हमारा यहाँ पर उदयपुर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, पाठ नकली हीरे में किस स्थान के राजा का केवल एक ही बेटा था। यानी कि पाठ का नाम है नकली हीरे, नकली हीरे है, और यहाँ पे एक राजा है, जो राजा हैं उनका केवल एक ही बेटा है, और वो राजा किस स्थान के हमें बताना है। तो क्या लिखा है, कनक सराय, कानगंज, कानपुर, काननपुर। तो जो राजा हैं वो लिखा है कि काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा काननपुर। ठीक है दोस्तों, तो ये जो राजा है नकली हीरे पाठ का, वो राजा कहाँ का है, काननपुर का है। ठीक है, आगे चलते हैं। पाठ 3 में संकलित नकली हीरे के रचनाकार हैं, यानी जो नकली हीरे चैप्टर है इसके रचनाकार यानी इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, नीरा बेनेगल, देवकी नंदन खत्री और शिव प्रसाद गुप्त। तो इसके जो रचनाकार हैं वो है नीरा बेनेगल, यानी इसकी रचना किसके द्वारा की गई है, नीरा बेनेगल। तो नकली हीरे जो पाठ है इसकी रचना नीरा बेनेगल के द्वारा की गई है। ठीक है, आगे चलते हैं अपने प्रश्न पर। नौका दौड़ का आयोजन आरानमूला में आयोजित किया जाता है, यानी जो नौका दौड़ एक खेल है इसका आयोजन आरानमूला में आयोजित किया जाता है। आरानमूला किस राज्य में स्थित है, तो नौका दौड़ आरानमूला में इसका आयोजन किया जाता है। हमें बताना है कि जो आरानमूला है वो किस राज्य में स्थित है। तो हम देखेंगे कि केरल राज्य का एक स्थान है आरानमूला। ओणम के त्यौहार पर यहाँ नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो सबसे पहले क्या है, ये केरल राज्य में स्थित है, तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा केरल। और यहाँ पे जो नौका दौड़ है ये चैप्टर का नाम ही है हमारा ओणम के रंग। चैप्टर हमारा क्या है, ओणम के रंग।
और यहीं पे ओणम, जो ओणम उत्सव होता है, इसी दिन यहाँ पे जो अरानमुला है इसमें नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। तो अरानमुला हमारा कहाँ हुआ, केरल में हुआ, और यहीं पर ओणम के दिन जो ओणम उत्सव केरल में मनाया जाता है, यहाँ पर नौका दौड़ की प्रतियोगिता की जाती है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर आते हैं अपने। ओणम के रंग पाठ में एक शब्द पुक्कलम का जिक्र किया गया है, यानी जो पाठ हमारा क्या है, ओणम के रंग, इसमें एक शब्द आया है पुक्कलम। पुक्कलम का जिक्र किया गया है। जो पुक्कलम है उसका अर्थ क्या है, यानी पुक्कलम शब्द से तात्पर्य हमारा क्या होगा। यहाँ पे सुबह सुबह यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है यहाँ पुक्कलम, तो लीपा, यानी कि जब ओणम त्यौहार होता है तो वहाँ पे गोबर से लीपा पोती करके, मतलब लिपाई उपाई करके आंगन में पुक्कलम, पुक्कलम यानी कि फूलों की रंगोली बनाई जाती है, मतलब कि साफ सफाई करके वहाँ पर एक फूलों की रंगोली बनाई जाती है, और उस फूलों की रंगोली को हम पुक्कलम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, पुक्कलम। तो यहाँ पर पुक्कलम शब्द का हुआ अर्थ फूलों की रंगोली, फूलों का उपवन, फूलों की क्यारी और फूलों की माला। तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा फूलों की रंगोली। तो पुक्कलम शब्द का तात्पर्य क्या है, फूलों की रंगोली से है। इस तरह भी प्रश्न पूछने को आ सकता है कि जो पुक्कलम है, पुक्कलम शब्द है, यानी पुक्कलम शब्द यानी फूलों की रंगोली का प्रयोग किस त्योहार से संबंधित है। तो उत्तर हमारा हो जाएगा ओणम। उत्तर हमारा दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर ओणम, यानी पुक्कलम यानी फूलों की रंगोली का संबंध ओणम से है। आगे प्रश्न है, ओणम का त्योहार किस पौराणिक राजा के याद में मनाया जाता है। यानी जो केरल में ओणम त्योहार को मनाया जाता है वो किस पौराणिक राजा, यानी किस पौराणिक कथा में जो राजा हैं उनके याद में मनाया जाता है। तो यहाँ पर लिखा है कि जो ओणम है एक पौराणिक कथा पर आधारित है, और ये प्राचीन काल में महाबली नामक राजा, जो महाबली नामक राजा थे उनकी याद में, उन्हीं की याद में इसको मनाया जाता है। तो ये क्या लिखा है, नंद बलि, महाबली, राजबली और शिव बलि। तो जो ओणम त्योहार है वो महाबली जो राजा हैं, राजा महाबली के याद में इसको वहाँ के लोग मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। ओणम का त्यौहार हिंदी मास के किस पवित्र महीने में मनाया जाता है। यानी जो ओणम त्यौहार है ये किस महीने में, हिंदी मास का जो पवित्र महीना है किस महीने में इसे मनाया जाता है। तो श्रावण महीने में, श्रावण नक्षत्र के दिन, उपर्युक्त दोनों और कोई नहीं। तो हमने यहाँ दोनों को शामिल कर लिया है। तो सबसे पहली बात क्या है, जो ओणम है वो श्रावण महीने में मनाया जाता है, तो उत्तर हमारा वन यहाँ पे सही होगा। और दूसरा क्या है, श्रावण नक्षत्र के दिन मनाया जाता है। तो महीना तो यहाँ पे श्रावण महीना है, लेकिन दिन कौन सा है, तो श्रावण नक्षत्र का दिन भी है। ठीक है, तो श्रावण महीने में और श्रावण नक्षत्र के दिन ओणम त्यौहार मनाया जाता है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त दोनों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर उत्तर हमारा उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा, तल पंतु कली या किलिंत किलिंत किलिंतट्टू कली। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर तल पंतु कली या फिर किलिंतट्टू कली किस राज्य का विशेष खेल है। इसमें इस तरह से सीधे प्रश्न आ सकता है कि किलिंतट्टू कली और तल पंतु कली किस राज्य का विशेष खेल है। तो यहाँ पर लिखा है कि केरल के विशेष खेल जैसे तल पंतु कली या फिर किलिंतट्टू कली, ये दोनों ही जो खेल है वो दोनों केरल में यानी ओणम से ही संबंधित हैं। तो ये राज्य है जो वह क्या है, केरल, यानी ये दोनों खेलों का संबंध हमारे केरल से है, और ये ओणम के समय ही वहाँ पे आयोजित किया जाता है। कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, ये तो हम लोग सभी लोग जानते हैं, हम लोगों ने इसको ज्योग्राफी में पढ़ा हुआ है। जो कथकली है, कथकली यहाँ पे लिखा है, आगे इसमें मिलेगा हमें, महिलाओं लड़कियों नृत्य देखते हैं। यहाँ पर ओणम त्यौहार का एक प्रमुख नौका विहार है। अरनमुला नामक स्थान पर नावों की प्रतिदिन हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। केरल में, यहाँ लिखा है, केरल में कई जगह सुप्रसिद्ध नृत्य कथकली का भी आयोजन किया जाता है। यानी जो कथकली नृत्य है वो हमारे केरल से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है हमारा, ओणम पर्व के समय महिलाओं द्वारा किए जाने वाले खेल और नृत्य हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर जो खेल देखा था विशेष खेल, वो वहाँ के पुरुषों द्वारा किया जाता है, लेकिन हमें जो महिलाएं हैं वहाँ की ओणम के समय कौन से नृत्य या फिर खेल करती हैं। विशेष तौर से हमको महिलाओं की बात की गई है, और ओणम के समय इनका भी एक विशेष खेल होता है। तो यहाँ लिखा है कि महिलाओं और लड़कियों के अपने नृत्य और खेल होते हैं, जैसे तुम्बी तुल्लल हो गया,
और क्या है, कैकोटी कली है और झूला झूलन है। ये तीनों ही क्या क्या, तुम्बी, तुल्लल, कैकोटी कली और झूला झूलन, ये तीनों जो खेल हैं या फिर नृत्य हैं, इनका सभी, ये जो सभी हैं, ये ओणम पर्व पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से भी आ सकता है, इन तीनों में से किसी का नाम देकर ये भी पूछ सकता है कि ओणम पर्व पर इसे कौन मनाता है, यानी किसके द्वारा इसे ये खेल किया जाता है, महिलाओं द्वारा, बच्चों द्वारा, पुरुषों द्वारा, इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है। तो हमें इसको भी ध्यान में रखना होगा। आगे प्रश्न है हमारा, राजा महाबली तिरुवोणम के दिन किस दिन पुनः पाताल लोक लौट जाते हैं। यानी जो राजा महाबली ओणम के, वहाँ की मान्यता है कि जो राजा महाबली हैं वो ओणम के दिन आते हैं, लेकिन वो फिर कितने दिनों के बाद वापस पुनः पाताल लोक में लौट जाते हैं। तो यहाँ पर वहाँ एक शब्द आया है तिरुवोणम। हमें लगता है कि जो ओणम है इसको तिरुवोणम भी कहते हैं। यहाँ पर पुस्तक में तिरुवोणम शब्द का जिक्र किया गया है। तो जो राजा महाबली हैं, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर तिरुवोणम के तीसरे दिन महाबली पाताल लोक लौट जाते हैं। यानी जो राजा महाबली हैं वो तिरुवोणम के क्या है, तीसरे दिन पाताल लोक में वापस लौट जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो होगा तीसरे दिन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा 3 पाठ मिठाइयों का सम्मेलन में हलवाई का नाम क्या है। कक्षा 3 नहीं दोस्तों, यहाँ पे लगता है मिसप्रिंट है, कक्षा 3 नहीं, कक्षा 4 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कक्षा 4 पाठ मिठाइयों का सम्मेलन में हलवाई का नाम क्या है। यानी जो हलवाई है उसका नाम क्या है, मिठाई लाल, छगन लाल, पेड़ा लाल और होरी लाल। तो यहाँ पर लिखा है छगन लाल हलवाई दुकान बंद करके अपने घर चले गए। तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा छगन लाल। ठीक है, तो ये उत्तर क्या हो गया यहाँ पे, छगन लाल। ठीक है, आगे प्रश्न है हमारा, मिठाइयों का सम्मेलन पाठ में जब मिठाइयों की सम्मेलन का अध्यक्ष किसको चुना जाता है। यानी जो मिठाई सम्मेलन होता है इसमें उसका अध्यक्ष किसे चुना जाता है। ठीक है दोस्तों, छगन लाल को, लड्डू दादा, पेड़ा साव और जामुन लाल। यानी कि जब मिठाइयों का सम्मेलन हुआ तो उसमें जो सम्मेलन हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया। मिठाइयों का सम्मेलन जब शुरू किया गया तो इसका अध्यक्ष किसको चुना गया है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये लिखा है यहाँ पे कि दुकान बंद करके अपने घर चले गए। अवसर मिलते ही बंद दुकान के भीतर मिठाइयों ने एक सम्मेलन का आयोजन किया और लड्डू दादा को इसका अध्यक्ष चुना गया। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो चुने गए लड्डू दादा। तो उत्तर हमारा लड्डू दादा हो जाएगा। आगे प्रश्न है, कक्षा 4 पाठ में संकलित कविता कैमरा, यानी यहाँ पर कैमरा एक कविता है क्या, कैमरा, कैमरा के रचनाकार कौन है। यानी कैमरा जो कविता है इसको किसके द्वारा लिखा गया है, प्रभाकर माचवे, प्रकाश मनु, अशोक और मधुबाला। तो उत्तर यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रकाश मनु। यानी जो कैमरा कविता है इसके जो रचनाकार हैं वो हैं प्रकाश मनु। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर हम चलते हैं। पाठ कविता का कमाल, यानी कि पाठ का नाम है हमारा कविता का कमाल। कविता का कमाल में कौन अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। मदन, कविता, सोहन और रूपा। तो कविता का कमाल, ठीक है, अपनी माँ के साथ गांव में कौन रहता था। तो बहुत पुरानी बात है, मदन नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। तो उत्तर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, मदन। यानी जो मदन है वो अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। लेकिन जो पाठ है इसका नाम है कविता का कमाल। अगर हम इसको नहीं पढ़े रहेंगे तो हमें लगेगा कि जो कविता है, यानी कि कविता है वो अपने गांव में रहती थी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो मदन है वो अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। अगला विकल्प है, प्रश्न है हमारा, पाठ कविता का कमाल, यानी इसी पाठ से हमारा है, मदन का नहीं होगा यहाँ पे, मदन को राजमहल का पता किसके द्वारा बताया गया। यानी जो कविता पाठ है कविता का कमाल, इसमें मदन को पाठ किसके द्वारा राजमहल का पता किसके द्वारा बताया गया, हमें ये बताना है। तो धन्नु पंडित ने, धन्नु सिंह ने, धन्नु मल ने और धन्नु शाह ने। तो जो मदन है इसको राजमहल का पता किसने बताया। तो उत्तर मिला क्या, यहाँ पर लिखा है कि जब उसने पूछा कि आप कौन है तो उत्तर मिला धन्नु शाह। यानी कि मदन को राजमहल का पता किसने बताया था, धन्नु शाह ने बताया था। ठीक है दोस्तों, तो उत्तर हमारा यहाँ पर धन्नु शाह हो जाएगा। आगे प्रश्न है, कक्षा 4 पाठ शतरंज में मात, हमारा पाठ है शतरंज में मात, तेनाली राम कृष्ण
क्या नाम है? तेनाली रामकृष्ण तेनाली रामन किस राजा के दरबार में रहते थे? यानी तेनाली रामन के बारे में मैंने सुना था, ये बहुत ही बुद्धिमान थे। यहाँ लिखा है कि जो विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में विदूषक यानी विद्वान और राज परामर्शदाता के रूप में जाने जाते थे। जो तेनाली रामन थे वो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे और वो विदूषक और राज परामर्शदाता के रूप में कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तो उत्तर हमारा हो जाएगा कृष्णदेव राय। ठीक है दोस्तों, तो हमें वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना है। हमारा विकल्प में कृष्णदेव प्रथम, ठीक है, कृष्णदेव द्वितीय, इस तरह से भी विकल्प आ जाते हैं। तो हमें यहाँ पर उत्तर कृष्णदेव राय के साथ ही जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा आदित्य, यानी पाठ का नाम है हमारा आदित्य। हमारा आदित्य पाठ में सूर्य के रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों द्वारा डैश का निर्माण किया गया। यानी जो हमारा आदित्य पाठ है, यानी आदित्य मतलब सूर्य, यहाँ पर सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? आदित्य भी होता है। तो जो हमारा आदित्य पाठ है इसमें वैज्ञानिकों द्वारा सूर्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए किस मशीन का यानी किसका निर्माण किया गया है? तो सूर्ययान, भास्कर, आदित्य L1 और आदित्य 1। तो यहाँ पर हमारा है लिखा यहाँ पर कि हाँ कि इन्हीं रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 का निर्माण किया है। हम लोगों ने साइंस में पढ़ा भी है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? आदित्य L1 उत्तर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। आगे प्रश्न है इसी पाठ से, आदित्य L1 में L1 से क्या तात्पर्य है? यानी जो L1 है इसका तात्पर्य क्या है? लेवल 1, लग्रांज 1, लेसर 1 और लेस 1। तो यहाँ पर बच्चे ने पूछा कि आदित्य L1 में L1 का क्या अर्थ है? तो अध्यापक ने बताया कि L1 का जो अर्थ है वो है लग्रांज 1। उत्तर हो जाएगा लग्रांज 1 जो है वो आदित्य L1 में L का क्या है? फुल फॉर्म है लग्रांज 1। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अपने प्रश्न पर। L1 बिंदु अंतरिक्ष में कहाँ स्थित होता है? यानी जो लग्रांज 1, L1 मीन्स लग्रांज 1 जो बिंदु है वो अंतरिक्ष में कहाँ स्थित है? सूर्य और पृथ्वी के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा पर, सूर्य और पृथ्वी के बीच, सूर्य चंद्रमा के बीच, सूर्य और पृथ्वी से दूर। तो यानी ये हमारा भूगोल जो प्रश्न है ये भूगोल से रिलेट करके भी आ सकता है। तो L1 हमें बताना है कि ये कहाँ पर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो लग्रांज 1 यानी L1 बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान होता है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। तो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। तो उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, तो L1 कहाँ होता है अंतरिक्ष में? सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा L1 में प्रयुक्त शब्द, L1 में जो प्रयुक्त शब्द लग्रांज 1 है, यहाँ पे शब्द लग्रांज 1 कहाँ का एक गणितज्ञ था? यानी जो लग्रांज यानी एक गणितज्ञ थे वो कहाँ के थे? जर्मनी, भारत, इटली और श्रीलंका। तो वास्तव में लग्रांज 1 18वीं सदी में इटली का एक गणितज्ञ था। यानी जो लग्रांज 1 था वो इटली का एक गणितज्ञ था। तो उत्तर हमारा यहाँ पर इटली हो जाएगा। ठीक है, यानी लग्रांज 1 कहाँ का एक गणितज्ञ था? इटली का गणितज्ञ था। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न पर चलते हैं। आदित्य L1 का प्रक्षेपण इसरो से कब किया गया? यानी आदित्य L1 का प्रक्षेपण इसरो द्वारा किस तिथि को कब किया गया है? तो 2 सितंबर 2025, यानी 2 सितंबर 2023, 2011 और 2014। तो यहाँ पर लिखा है कि आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर 2023 को किया गया है इसरो के द्वारा। ये भी हमें याद रखना है कि इसरो के द्वारा 2 सितंबर 2023 को इसका प्रक्षेपण किया गया है। तो उत्तर हमारा 2 सितंबर 2023 हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे हमें याद रखना है। आगे प्रश्न है हमारा आदित्य L1 पार्ट से ही है हमारा आदित्य से। आदित्य L1 ने सूर्य के कितने रंगों के चित्र को भेजा है? यानी जो आदित्य L1 हमारा सैटेलाइट है उसने सूर्य के कितने रंगों का चित्र लिया है और भेजा है? तो 11, 13, 7 और 9। तो यहाँ पर अध्यापक बताते हैं बच्चों को कि इसने सूर्य के 11 रंगों के चित्रों को लिया है। आदित्य 1 क्या कहे? सूर्य के 11 चित्रों के रंगों को इसने लिया है, और यानी उत्तर हमारा यहाँ पर 11 हो जाएगा। आगे प्रश्न है हमारा
यहाँ पर हमारा प्रश्न पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी चैप्टर जो कक्षा 4 की पुस्तक है ये हमारा पूरी तरह से क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब अगले कक्षा में हम कक्षा 5 की पुस्तक का पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। और एक बात हमें यहाँ ये भी बताएंगे कि जो हम कक्षा 1, 2 और कक्षा 3 पढ़े हैं उसमें इकाई का नाम भी था और कक्षा 4 में इकाई का नाम नहीं है। तो कक्षा 1, 2, 3 में जो इकाई का नाम है उसे हमें ज़रूर याद रखना है। कक्षा 3 के बाद इकाई के नाम को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे चैनल से आप जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप सभी का हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।